Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I am Dr. Daman Benipal, and in this video we'll be discussing some of the important articles which are important from our UPSC preparation point of view. So let's begin with our video. आज हम इस वीडियो में कार्बन मार्केट का जो टॉपिक है वो कवर करने वाले हैं. दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू. जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए कार्बन मार्केट का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है. नाउ वी ऑल नो दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग क्लाइमेट चेंज, and in order to fight against it, every country has set up some of the ambitious targets. सबका टारगेट ये है कि हम एक ट्रांजिशन करें टुवर्ड्स द लो कार्बन इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी विच इज़ लो कार्बन इकोनॉमी, ज़ीरो कार्बन इकोनॉमी. We should have a transition towards it, and to achieve that every country has set up some of the ambitious targets. Similarly, इंडिया के भी कुछ टारगेट्स हैं. एंड नाउ हमारा एक 20-year-old लॉ था विच इज़ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001. नाउ द गवर्नमेंट इज सीकिंग टू स्ट्रेंथन दिस 20-year-old लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट. उसके जो प्रोविजंस हैं, उसके जो मेजर्स हैं, उनको स्ट्रेंथन अप किया जाएगा. गोल सिर्फ एक ही है कि क्लाइमेट चेंज का जो हमारा एम्बिशियस टारगेट्स हैं उनको अचीव कर पाएँ, and to ensure that we have a faster transition to a low carbon economy. तो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2021 इसे लेकर एक बिल आया है विच विल अमेंड इट. लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक. ना इस बिल की जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 को लेकर जो बिल है, इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं. पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि जो सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं, कमर्शियल्स हैं, जो रेजिडेंट कंज्यूमर्स हैं, इट सीक्स टू मेक इट कंपल्सरी फॉर देम टू यूज़ ग्रीन एनर्जी. ग्रीन एनर्जी के यूज़ को कंपल्सरी किया जाएगा फॉर द सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़, कमर्शियल और रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स. और एक प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम प्रोपोर्शन उस एनर्जी का रिन्यूएबल और नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से आना चाहिए. मिनिमम कितना प्रोपोर्शन एनर्जी का ऐसा है जो कि रिन्यूएबल सोर्स से आएगा, नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्स से आएगा, ग्रीन एनर्जी जो होगी, ऑल दिस वुड बी सेटअप. तो पहली चीज़ तो ये है. दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया में हम एक डोमेस्टिक कार्बन मार्केट को एस्टैब्लिश कर पाएँ, जिससे कि जो कार्बन क्रेडिट्स हैं उनका जो ट्रेड है वो इंडिया के अंदर फैसिलिटेट हो पाए. ठीक है जी. दो चीज़ें, एक तो ग्रीन एनर्जी को यूज़ करने के लिए मिनिमम प्रोपोर्शन कितना है उसे कंपल्सरी किया जाए, और इंडिया के अंदर डोमेस्टिक कार्बन मार्केट्स को लाया जाए, जिससे कि इंडिया में कार्बन क्रेडिट्स का जो ट्रेड है वो फैसिलिटेट हो. यहाँ से डिराइव करते हुए हमारी आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक है, that is about carbon markets. हमें समझना होगा that what are carbon markets. देखें, to create the domestic carbon market, this is one of the most significant provision जो कि इस proposed amendment bill में है. कार्बन मार्केट्स में जो कार्बन क्रेडिट्स हैं इनका ट्रेड हो पाएगा. अब ये क्यों करना है हमने, कार्बन क्रेडिट का ट्रेड क्यों करना है, क्या है ये क्रेडिट? इट्स पूरे डोमेस्टिक कार्बन मार्केट का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशंस हैं वो रिड्यूस हो जाए, एंड दिस मार्केट विल क्रिएट इंसेंटिव्स टू रिड्यूस द इमिशन. इंडिया में एनर्जी एफिशिएंसी इंक्रीज होने पे, कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशंस रिड्यूस होने पे, ये जो डोमेस्टिक कार्बन मार्केट्स हैं इट विल क्रिएट एन इंसेंटिव. कैसे काम करेगा ये ध्यान से देखें. फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई एक इंडस्ट्रियल यूनिट है, उनको कुछ एमिशन स्टैंडर्ड्स दिए गए थे, लेकिन उन्होंने आउट परफॉर्म कर दिया उन एमिशन टारगेट्स को, एंड
रैदर जब उन्होंने इस तरह के एमिशन टारगेट्स को आउट परफॉर्म किया, सो दे विल गेन क्रेडिट, दे विल गेन सम क्रेडिट। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास एक और यूनिट ऐसी है विच इज स्ट्रगलिंग। उनको जो स्टैंडर्ड्स दिए गए थे, उनको जो लिमिट्स दी गई थी, दे आर स्ट्रगलिंग टू मेंटेन इट, टू अटेन दो स्टैंडर्ड्स। तो एक इंडस्ट्रियल यूनिट ऐसी है जिसने आउट परफॉर्म कर दिया, एक ऐसी है जो कि अंडर परफॉर्म कर रही है, मेंटेन ही नहीं कर पा रही। तो क्या होगा, जो अंडर परफॉर्मिंग यूनिट है दे कैन परचेज द क्रेडिट फ्रॉम द आउट परफॉर्मिंग यूनिट, जिन्होंने बेहतर परफॉर्म किया था। अब जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, जिन्होंने एमिशन स्टैंडर्ड से अच्छा परफॉर्म किया, उनको इंसेंटिव मिला, उनको ये क्रेडिट मिला। अब जब ये क्रेडिट ऐसी इंडस्ट्री को देंगे जिनको ज़रूरत है, दे विल गेट इंसेंटिव, दे विल सेल दैट। और जिसने अंडर परफॉर्म किया उसको वो खरीदने पड़ेंगे, दे विल हैव टू बाय द क्रेडिट, ताकि वो शो कर पाएँ कि जो स्टैंडर्ड्स हैं दे आर मेंटेनिंग कंप्लायंस विद दैट। सो the unit that did better on the standard will earn the money by selling the credit, while the buying unit is able to fulfill their operating obligations. ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कार्बन मार्केट का। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल विच इज़ द प्रीडेसर ऑफ योर पेरिस एग्रीमेंट। क्योटो प्रोटोकॉल में भी जो कार्बन मार्केट्स थी वो इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने वर्क किया था। क्योटो प्रोटोकॉल ने जो एमिशन रिडक्शन टारगेट्स थे वो प्रिस्क्राइब किए थे फॉर द ग्रुप ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। बाकी कंट्रीज को ऐसे टारगेट्स नहीं दिए गए थे, सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज को एमिशन रिडक्शन के टारगेट्स दिए गए थे अंडर क्योटो प्रोटोकॉल। Other countries did not have such targets, but if they did reduce their emission, they would earn carbon credit. और ये कार्बन क्रेडिट जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जिनके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि उनको अपनी एमिशन रिड्यूस करनी है, और अगर वो ऐसा ना कर पाएँ तो वो कार्बन क्रेडिट ऐसी कंट्री से खरीदते थे। So the one who reduce their emission will earn the carbon credit, and one who has not done it has to buy it. This system was, this system functioned well for a few years, लेकिन उसके बाद जो मार्केट थी वो कोलैप्स हो गई, और इसका मेन रीज़न ये था कि जो कार्बन क्रेडिट्स की डिमांड थी वो ख़त्म हो गई थी। सिमिलर तरह का कॉन्सेप्ट जो सक्सेसर है पेरिस एग्रीमेंट, इसमें भी इन्विजन किया गया है, लेकिन अभी तक इसकी जो डिटेल्स हैं दे आर स्टिल बीइंग वर्कड आउट। ऐसा ही कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बहुत सारी प्लेसेस में फंक्शन कर रहा है, डोमेस्टिक लेवल पे, रीजनल लेवल पे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में एमिशन ट्रेडिंग स्कीम है, ETS स्कीम, जो कि सेम प्रिंसिपल पे काम करती है। इंडस्ट्रियल यूनिट्स को एमिशन स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं जिनके ऊपर उनको अधेयर करना है, एंड अपनी परफॉर्मेंस को उसके हिसाब से मेंटेन करने के लिए दे विल बाय और सेल दी क्रेडिट्स। चाइना के पास भी ऐसे ही डोमेस्टिक कार्बन मार्केट भी है। एंड नाउ इंडिया में भी ऐसी सिमिलर स्कीम, एनर्जी एफिशिएंसी को इंसेंटिवाइज करने के लिए ऐसी सिमिलर स्कीम इंडिया में भी चल रही है। नई नहीं है, बहुत डिकेड ओल्ड स्कीम है। दिस इज बी स्कीम, BEE स्कीम, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्कीम, विच इज कॉल्ड एज पैट, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड। याद रखना ये बात, इंडिया में एनर्जी एफिशिएंसी को इंसेंटिवाइज करने की स्कीम बी स्कीम, जिसे हम कह देते हैं ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसीज, पैट स्कीम, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड। इसमें भी यही सेम चीज़ है। इट ऑल्सो अलाउज द यूनिट्स टू अर्न द एफिशिएंसी सर्टिफिकेट अगर उन्होंने आउट परफॉर्म किया, एंड जो अंडर परफॉर्म जिन्होंने किया है उनको वो उसे सेल कर सकते हैं। लेकिन ये जो न्यू कार्बन मार्केट जो प्रपोज की गई है, अब इसके लिए जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है उसके थ्रू उसको अमेंड करके इस कार्बन मार्केट को क्रिएट किया जाएगा।
तो अल्टीमेटली इसका स्कोप अल्टीमेटली वाइडर हो गया। ऑल्दो अभी तक जो कार्बन मार्केट्स की डिटेल हैं दे आर नॉट नोन येट, बट क्योंकि एक अमेंडमेंट के थ्रू आ रहा है, एक एक्ट के थ्रू आ रहा है, ये उम्मीद है कि इट विल हैव अ वाइडर स्कोप। व्हाट आर द अदर वेज ऑफ प्राइसिंग कार्बन? मतलब एक तो ये हो गया कार्बन मार्केट इस्टेब्लिश करना, इसके अलावा हम कार्बन को किस तरह प्राइस कर सकते हैं? देखो, एक स्मार्ट अप्रोच जो है जिसके थ्रू हम एमिशंस को रिड्यूस कर रहे हैं, दैट इज थ्रू प्राइसिंग द कार्बन। एक यहाँ पे आता है एमिशन ट्रेडिंग। वन वे टू प्राइस द कार्बन इज थ्रू एमिशन ट्रेडिंग। इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम कितने एफ्लुएंट्स अलाउेबल हैं वो लिमिट सेट की जाती है फ्रॉम इंडस्ट्रीज, एंड इट इज़ परमिटिंग दोज विद लो एमिशन टू सेल देयर एक्स्ट्रा स्पेस। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि दिस इज़ अ मार्केट बेस्ड अप्रोच। मार्केट बेस्ड अप्रोच है जिससे कि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाएगा बाय प्रोवाइडिंग द इकोनॉमिक इंसेंटिव्स and by ultimately reducing the pollutants. This is completely opposite to command and control environmental regulations which are imposed by the government. तो पहले होगी emission trading, ठीक है। Then on the same lines we have carbon tax. This is another way to put carbon tax on economic activity. कोई भी ऐसी economic activity जिसमें carbon आ रहा है, use of fossil fuel like carbon, it is done in Canada and Sweden. कार्बन टैक्स इज द फी ऑन कार्बन कंटेंट ऑफ द फॉसिल फ्यूल। तो इससे क्या होगा, जब एक एडिशनल टैक्स लगेगा तो वो पर्टिकुलर चीज़ महंगी हो जाएगी। सो इट इज़ अ मॉनिटरी इंसेंटिव, ताकि फॉसिल फ्यूल बेस्ड कार्बन कंटेंट बेस्ड जो हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जब वो महंगी होंगी तो वो अपने आप डी इंसेंटिवाइज हो जाएंगी, एंड इट विल मोटिवेट to transition towards the clean energy across the economy. Because जो नॉन कार्बन फ्यूल होंगे, जो एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट कर रहे होंगे, उनको आप इंसेंटिव्स दे दीजिए, दे विल बी मोर इकोनॉमिकली रिवॉर्डिंग। तो अल्टीमेटली शिफ्ट आना किसकी तरफ शुरू हो जाएगा, ऑन द नॉन फॉसिल बेस्ड एनर्जीज। अब एग्जाम्पल के तौर पे कनाडा को लीजिए। कनाडा $20 पर टन टैक्स लगाता है ऑन द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इन 2019। इसको इंक्रीज करके $50 पर टन कर दिया गया। एंड इस कार्बन टैक्स के इंक्रीज से ये एस्टिमेट किया जाता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज जो रिड्यूस हुई हैं, दैट वाज अराउंड 80 to 90 मिलियन टन्स जस्ट बाय अप्लाइंग द कार्बन टैक्स। और जो इन कार्बन से जो फिजिकल गेन आपको होगा, अब इंडिया में अगर हम कार्बन टैक्स की बात करें, दैट इज़ एट 35 रुपीज़ पर टन of carbon dioxide dollar, or it is estimated that it will generate around 2% of GDP through 2030. So the fiscal gain from pricing of the carbon is also sizable. And then there is one more thing called as carbon tariff on imports. अब जो इंडिया जैसी इकोनॉमीज हैं, that should also use their global monopoly, the power of large buyer in international trade to impose a carbon tariff as envisioned by the European Union. Because focusing on trade is vital, because reducing the domestic carbon content of production alone would not avert the harm if the imports remain carbon intensive. So carbon tariff on imports is also one thing which is important. Lastly, we should know that why carbon markets are so significant for India. हम जब यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करते हैं, पर्टिकुलरली लाइक इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, वी गेन्ड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम कार्बन मार्केट, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल में आप पढ़ते हो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। India registered around 1700, more than 1700 projects under the Clean Development Mechanism, which is second highest in the world. And इससे जो certified emission reductions हुई हैं, this was around 255 million. Therefore, logically, India has a lot to gain from the carbon market. However, पेरिस एग्रीमेंट की रैटिफिकेशन,
जो रूल्स हैं दैट हैव रूल्स ऑफ द गेम हैव चेंज्ड नाउ. क्योटो प्रोटोकॉल में जो डेवलपिंग कंट्रीज थी दे वर रिक्वायर्ड टू हैव मिटिगेशन टारगेट्स. क्योटो में ऐसा नहीं था. पेरिस में डेवलपिंग कंट्रीज के भी टारगेट्स हैं. Now, developing countries are faced with the dilemma of either selling their carbon credits in return of the foreign investment flow or to use these credits to achieve their own mitigation targets. दूसरे कंट्रीज को दें या खुद के टारगेट्स को अचीव करें. दिस इज वन ऑफ द डिलेमा ओवर हियर. So this is a very highly sensitive issue that will require a careful balancing of interest and expectation. 50% of the countries, they have communicated their intention of using the market mechanism to achieve their, nationally determined contribution targets. And India is not one of them, as we aim to rely on domestic mitigation efforts to meet our NDC goals. So it is the developed countries that will rely more on the market mechanism for achieving their climate targets, because they will be comparatively of low cost for them. So it's a very important topic right now. आपके environment and ecology point of view से carbon markets का topic काफ़ी important है. Please do practice a mains question over here, like what are carbon markets? What role does carbon markets play in achieving the climate targets? It is a very important topic. Up GS paper 3 point of view, this is one of the most important topics for this year. That is all for this video. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you so much.